नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट के सभी बूथों पर 21 मई को होगा पुनर्मतदान। 29 अप्रैल को हुए मतदान में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने लिया निर्णय। 24 मई को आएंगे परिणाम। पांच प्रदेशों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद के लिए चुनाव आयोग की विशेष तैयारी। पश्चिम बंगाल में मतगणना केंद्रों पर 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात। आपदा के अलर्ट की स्वदेशी तैयारी। स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का परीक्षण। फोन पर आया अलर्ट। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आपदा के समय सुरक्षा सुनिश्चित करना उद्देश्य। जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा हुई और सुगम। शुरू हुआ वंदे भारत जम्मू तवी एक्सप्रेस का संचालन। 5 घंटे से भी कम समय में तय होगी दूरी। राज्य में पर्यटन के साथ साथ तीर्थाटन बढ़ने की उम्मीद। महिला T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। हरमनप्रीत कप्तान, स्मृति मंधाना उप कप्तान। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में 12 जून से शुरू होगा क्रिकेट का महासंग्राम। और शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फलता विधानसभा सीट को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। आयोग ने फलता सीट के सभी मतदान केंद्रों पर हुए चुनाव को रद्द कर दिया है। आयोग के मुताबिक मतदान के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ पर और साथ ही साथ बटन पर काला टेप लगाने, बूथ कैप्चरिंग करने और मतदाताओं को डराने जैसी गंभीर शिकायतें मिली हैं। जांच के बाद आयोग ने पाया कि मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इसके बाद सभी 285 बूथों पर 21 मई को पुनर्मतदान कराया जाएगा, जबकि वोटों की गिनती 24 मई को होगी। अब इस फैसले के बाद फलता सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई है और सबकी नजरें रीपोल पर टिकी हैं। एक बड़ा फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। हमारे संवाददाता सौरव दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सौरव दत्ता, क्या है पूरा मामला? बहुत सारी शिकायतें मिली थी, गंभीर शिकायतें थी चुनाव से गड़बड़ी से संबंधित, और अब ये किन किन गड़बड़ियों की शिकायत के आधार पर यह फैसला हुआ? अश्विनी जी, देखिए, जब पिछले बुधवार को 142 सीट के साथ साथ फलता में भी चुनाव हुआ, तो उसी दिन फलता में 32 कंप्लेन आई है जो ईवीएम से छेड़खानी और वहां पे जो वोटिंग जो पैटर्न है उससे छेड़खानी किया गया है, ऐसा आरोप था। और इसके चलते इसको लेकर दूसरे दिन स्क्रूटिनी किया गया। स्क्रूटिनी के हिसाब से रिटर्निंग ऑफिसर का जो रिपोर्ट को रिकमेंडेशन के तहत उसको ईसीआई के पास भेजा गया था। लेकिन मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर में आज आप जानते हैं कि रिपोल हुआ 15 बूथों में। लेकिन फलता के बारे में क्या हुआ ये कल रात तक स्पष्ट नहीं था। आज शाम के बाद चुनाव आयोग के तरफ से एक निर्देशिका जारी किया गया है, और जिसमें साफ तरीके से लिखा है कि फलता में सभी 285 जो वहां के पोलिंग स्टेशन हैं, सभी पोलिंग स्टेशन में फिर से चुनाव होगा। अब ये किसके तहत ये हो रहा है? चुनाव आयोग का कहना है कि इसे काउंटरमैंड कहते हैं। 1958 जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके 58A के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। और उसमें जो बात लिखा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के 1950 के धारा 58 के अनुसार यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में ऐसी स्थिति उभर आती है, ऐसी स्थिति होती है कि बूथ कैप्चरिंग किया गया है, और बूथ कैप्चरिंग की जो मामले हैं रिटर्निंग ऑफिसर के रिपोर्ट के तहत अगर ये
जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है उसको जांच करके चुनाव आयोग ये निश्चित होता है हाँ वहां पे जो बूथ कैप्चरिंग हुआ है वो चुनाव के जो रिजल्ट है उसको प्रभावित कर सकते हैं, तो काउंटरमैंड जो कदम है वो उठाने का प्रोविजन है। इसमें साफ लिखा है कि यदि आयोग संतुष्ट होता है कि बड़ी संख्या में बूथों पर बूथ कैप्चरिंग के कारण चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकता है जी। या मतगणना इस तरह प्रभावित हुई है कि परिणाम बदल सकता है, तो पूरे विधानसभा हाँ, पूरे क्षेत्र विधानसभा का चुनाव में एक चुनाव बड़ा फैसला लिया गया है पुनर्मतदान का। स्पष्ट तरीके से देखें तो लोगों ने बड़ा एहतजाज भी किया, लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया और डायमंड हार्बर और मगराहाट की सीट के बाद ये फैसला आया है। जनता भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सड़क पर आती हुई दिखी थी। किस राजनीतिक दल पर स्पष्ट तरीके से ये पूरा का पूरा आरोप जाता है कि उसने बूथ कैप्चरिंग करके मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की? देखिए ये आरोप सीधे तौर पर टीएमसी की तरफ है। सीधे टीएमसी के जो वर्कर्स हैं उनके लिए, उनके खिलाफ ये आरोप है। और आज दिन भर फलता के जो पंचायत इलाका है वहां पे बंगनगर एक पंचायत इलाका है, वहां पर आज दिन भर महिलाएं पुरुषों ने वहां पे विरोध प्रदर्शन किया। और जो विरोध प्रदर्शन करके कर कर उनका कहना था कि शाम 3 बजे के बाद चुनाव के दिन, बुधवार चुनाव के दिन 3 बजे के बाद जब वो मतदान के लिए पोलिंग स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे तो जी। मतदान केंद्र की जो दोनों रास्ते थे, दोनों रास्ते में टीएमसी के जो लीडर्स हैं उनको रोका गया, धमकाया गया। फिर चुनाव के बाद भी कल भी उस इलाके में जाके टीएमसी के जो पंचायत प्रधान है उन्होंने जाकर उन्होंने उनके साथ और भी कुछ लोगों थे, कुछ लोगों को साथ लेकर वहां पर जो वोट दाता है, मतदाता जो है उनके ऊपर हमले हुए और इसी के लेकर आज दिन भर प्रदर्शन वहां पर चला। अब ये क्षेत्र अभिषेक बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है, डायमंड हार्बर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और फलता का जो फलता इसलिए भी नजर में है क्योंकि फलता का जो वोटिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे पिछले चुनाव में, तो 2024 के लोकसभा चुनाव अगर आप देखें तो फलता विधानसभा में देखा गया है कि वहां का जो वोटर्स है उन वोटर्स में से 89% वोटर्स टीएमसी के लिए वोट किए हैं। यानी एक क्षेत्र में देखा जाता है कि 1,86,000 से वोटर अगर तृणमूल पार्टी है तो वहां पे बीजेपी सेकेंड ओपोनेंट है, वहां पर वो उनको सिर्फ 15,000 वोट मिला है। और तो एक तरीके से ये एक नेचुरल नहीं है चुनाव आयोग की नजर में, क्योंकि एक कैंडिडेट को 89% एक विधानसभा क्षेत्र में मिलता है, इसको लेकर सवाल था। और इसी के लेकर फलता सहित सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस बार ऐसा कुछ ना हो, इसलिए चुनाव आयोग ने काफी सारे कदम उठाए थे। अब सवाल ये उठ रहा है तो फिर फलता में ऐसा क्या हुआ कि पूरी क्षेत्र का विधानसभा में चुनाव करना पड़ा? तो चुनाव आयोग का कहना है कि इसका भी जांच हो रहा है। जो जो वहां पे पोलिंग ऑफिसर्स थे, रिटर्निंग ऑफिसर्स जो थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो थे, यहाँ तक के सीएपीएफ जो थे, सबकी जो भूमिका है वो जांच किया जा सकता है, जांच हो रहा है। और अगर कहीं पर किसी की देखा जाए कि किसी की खामियां हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, ऐसा चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है। स्पष्ट तरीके से अगर देखें तो ये पूरा का पूरा निर्णय लिया गया होगा रिटर्निंग ऑफिसर या फिर जो वहाँ पर पोलिंग ऑफिसर्स हैं, माफ़ करिएगा रिटर्निंग ऑफिसर नहीं, पोलिंग ऑफिसर, जो पीठासीन अधिकारी जिनको कहा जाता है, प्रिजाइडिंग अफसर कहा जाता है, उनके द्वारा अगर ईवीएम पर काले टेप लगाए जाते हैं, अगर ईवीएम पर इस तरीके से छेड़छाड़ की कोशिश की जाती तो तत्काल इसकी सूचना दी गई होगी। और खबरें ये भी है कि बहुत सारी धमकियाँ दी गई, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर चुनाव डालने से प्रतिबंधित करने की कोशिश की गई, जैसा आप बता रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का, क्या कुछ कहना है स्थानीय प्रशासन का भी? देखिए अश्विनी जी, जो ईवीएम का जो टेप लगाने का जो शिकायत था वो बीजेपी कैंडिडेट के जो वहां के हैं उनके नाम के ऊपर टेप लगाया था और उसका वीडियो भी सामने आया था। तभी से लेकर फलता एक चर्चा में था कि फलता में तो ईवीएम का टेप लगाने का, और बाद में सीओ ने ये भी कहा कि वहां पर इतर भी लगाया गया था कहीं कहीं जगह पे, ताकि किसको वोट दिया जा रहा है वो देखा जाए। और आखिर में जो वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने खुलकर आकर कहा कि उनको 3 बजे के बाद उनको डराया गया, धमकाया गया, वोट तक जा नहीं दे पाए, वो वोट केंद्र तक, पोलिंग स्टेशन तक जा नहीं पाए। तो इसी के चलते सवाल ये है कि जो क्यूआरटी टीम थी और जहां पर ये बात सारी हो रही थी, तो क्विक रिस्पॉन्स टीम वहां पर थी, वहां पर क्यों नहीं पहुंचे?
क्यों वहां के जो वोटर्स थे उनको वोट दान केंद्र तक लेकर नहीं गए। इन्हीं सारी बातों का अभी जांच हो रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल था, पुलिस का क्या रोल था, वहां पे जो आईसी है फलता के उनका क्या रोल था, क्योंकि कहां पर क्या हो रहा है इसका पहला इंफॉर्मेशन तो थाने के पास आता है। तो थाने का पास क्या इंफॉर्मेशन था, क्या उन्होंने सेंट्रल फोर्स को सही वक्त पर मूव किया था और उन्होंने सही जगह पर अपना काम किए थे, इंफॉर्मेशन सही जगह पर पहुंचाए थे। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अभी चुनाव आयोग सारी बातों को जांच कर रहा है कि ये ऐसा हुआ क्यों ऐसा स्थिति बनी कि काफी सारी बूथों में ऐसा स्थिति हुआ कि चुनाव के परिणाम पर प्रभाव पड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। 285 पोलिंग स्टेशन कम नहीं है, एक दो होता तो अलग बात है, लेकिन बाद में जो खुलासा हुआ, जो कंप्लेन आने लगे, साफ तरीके से ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिसमें ये घटना घटी, जिसके चलते चुनाव आयोग को ये कदम उठाना पड़ा, काउंटरमैन करना पड़ा। सौरभ, अगर देखें तो जहां से टीएमसी के जो गुर्गे हैं वो जाकर महिलाओं को, बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, ऐसी खबरें हैं, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स जो आई हैं, और जिस तरीके से वहां पर पूरा का पूरा अराजकता जैसा माहौल है, इस पर स्थानीय प्रशासन क्या कहता है? स्थानीय प्रशासन के साथ साथ बड़ी भारी संख्या में वहां पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी लगे हुए हैं, सेंट्रल आर्म फोर्सेस की तैनाती की गई है। उसके बाद इस तरीके की दादागिरी, इस तरीके का अराजकता की महिलाओं को धमकी, बच्चों युवाओं को धमकी, और साथ ही साथ लोगों को वहां पर न जाने देना। अश्विनी जी देखिए, आपको याद रहेगा कि दक्षिण 24 परगना के पुलिस ऑब्जर्वर थे अजय पाल शर्मा। वो वीडियो भी सामने आया था जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में अजय पाल शर्मा फलता में गए थे। जहांगीर खान जो टीएमसी के कैंडिडेट है उनके खिलाफ आरोप था, एकदम सीधा आरोप था कि उनके जो लोग हैं वो लोग जो विपक्ष के जहां पे वोट है उसी इलाके में जाके लोगों को डराते हैं, धमका रहे हैं। तो डराने धमकाने की बात जब आई, जब अजय पाल शर्मा वहां पर गए और वो जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो साफ तरीके से कह रहे हैं कि कायदे से रहो वरना इलाज करेंगे अच्छी तरह से, लेकिन उसी को चलते फिर क्या हुआ, फिर टीएमसी उसको मुद्दा बनाया, उसको मुद्दा बनाकर उसको कोर्ट तक उस मामले को लेकर गए। और साथ ही साथ ये अब ये सवाल उठ रहा है कि जब इतने सारे लोग आज दिन भर रास्ते पे थे, सड़कों पर थे, उनके जो बयान अगर आप देखेंगे, सब महिलाएं जो हैं वो आकर बोल रहे हैं कि हमें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हमारे जो बच्चे हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हानि पहुंचाने की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये इस बार की सिर्फ घटना नहीं है, हर बार ऐसा होता है। और उनका तो एक कुछ सज्जन ऐसे भी बोल रहे थे कि हम लोग वोट केंद्र में जाते थे, ईवीएम में हमारे पास ही पोलिंग स्टेशन के पास टीएमसी के वर्कर्स खड़े होते थे, वो कहते थे पास में खड़े होकर कि आप इस बटन दबाइए, ईवीएम में बटन दबाइए, और हमें दबाना पड़ता था, वरना हमारी खैर नहीं धुलाई होती थी। तो इसी को मारा पीटा जाता था। तो इसी को चलते आज वो स्थिति यहाँ पर आई है। पहले तो ये लोग कभी सड़कों पर नहीं उतरते, जो होता था मान लेते थे, बोलते नहीं, कुछ नहीं थे, प्रोटेस्ट नहीं करते थे। लेकिन आज पहली बार ऐसा देखने को मिला, पिछले 15 सालों में मैं कहूंगा कि पहली बार ऐसा देखने को मिला, जब बार बार डायमंड हार्बर की रिजल्ट को लेकर सवाल उठते थे। हाईकोर्ट में भी मामला हुआ है कि कैसे टीएमसी के कैंडिडेट 7 लाख वोट से जीत सकते हैं। इसको लेकर बीजेपी बड़ा इस सवाल को लेकर बहुत बार सामने आई है। आज भी टीएमसी के जो प्रतिनिधि दल चुनाव आयोग गए थे, इस सवाल को उन्होंने सामने रखा है। उनके जो वरिष्ठ नेता है तापस राय, जो मानिकतला से कैंडिडेट भी है, उम्मीदवार है, उन्होंने भी ये सवाल को सामने रखा है। लेकिन एक चेंज तो हुआ है जी, वो मानना पड़ेगा कि आज जनता सड़कों पर आकर किस तरह से उनको वोट नहीं दिया गया है। और आज जब वहां चल रहा था ये घटना, तब वहां पे टीएमसी का एक बंदा आया था, अतकुल मोल्ला, जो पंचायत समिति के सदस्य है, तो उनको भी सीधा चैलेंज, उनके मुंह के ऊपर वहां के जो जनता है वो बोला कि हाँ, डराया गया, धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया। तो कहीं ना कहीं जनता अब एकदम भयहीन होकर सड़क पर उतरी है जी, सड़क पर उतरी है निश्चित तौर से। और उसी में कहीं ना कहीं अगर देखें तो 2 सीटों पर 15 सीटों पर 15 माफ करिएगा 15 मतदान केंद्रों पर मगराहाट और डायमंड हार्बर में
चुनाव का फैसला करना चुनाव आयोग को कल ही लेना पड़ा, लेकिन अब सारे के सारे बूथ अगर देखें तो एक बड़ी स्पष्ट तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनाव होगा, क्योंकि 21 मई को चुनाव, फिर गिनती जो है 24 तारीख को। देखिए, ये तो आज डिक्लेरेशन चुनाव आयोग की तरफ से हुआ है कि 21 तारीख को वोट होगा, 24 तारीख को मतदान होगा, यानी सोमवार को फलता को बाद में रख फलता को छोड़कर बाकी जो 293 जो सीटें हैं उन पर मतगणना होगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि टीएमसी इसको लेकर कैसे रिएक्ट करती है। हम देखे हैं कि पिछले कई सारी डिसीजन को लेकर टीएमसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आज भी आप जानते हैं, ये केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनको जो मतगणना में नियुक्त किया गया था, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में उसमें टीएमसी को फटकार मिला है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि इस मुद्दे को लेकर टीएमसी क्या स्ट्रेटेजी लेती है। क्या फिर इसको लेकर अदालत पे जाएगी, अदालत में याचिका दायर करेगी। कल फलता का कैसा स्थिति रहता है वो भी देखना पड़ेगा कि आज जो जनता सड़क पर उतर आई थी, अब टीएमसी का जो खेमा है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। कल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या भूमिका होती है। अगर कहीं पे कोई गड़बड़ होता है, अशांति होता है, तो उसको टैकल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का क्या प्रिपरेशन है। अब रात का समय ये सारी बातें सामने आई हैं, तो फिर कल का सुबह बहुत इंपॉर्टेंट है फलता के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल की चुनावी राजनीति के लिए, खासकर जब सोमवार को ही मतगणना होनी है राज्य में। अब मतगणना होनी 4 तारीख को, और चुनाव आयोग का निर्णय लेने का पूरा विशेषाधिकार है कि वो किन अधिकारियों को मतगणना में लगाए, मतदान प्रक्रिया के तहत किन लोगों को लगाए। और ऑब्जर्वर और साथ ही साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इन सबकी रिपोर्ट को देखते हुए अगर पूरा का पूरा ये निर्णय लिया गया है तो उस पर भी कोई कानूनी लाभ मिलने की कोशिश, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भले करे, लेकिन कानूनी बढ़त लेने की कोशिश किसी राजनीतिक दल को नहीं मिलेगी। एक सवाल और, जहांगीर खान के बारे में थोड़ा बताएं, क्या प्रोफाइल है, किस तरीके की दबंगई है या किस तरीके का उनका कार्यशैली है, किस तरीके की है। क्योंकि इतनी बड़ी भारी संख्या में स्थानीय और केंद्रीय पुलिस की तैनाती, निश्चित तौर से इस तरीके की घटनाएं तभी हो सकती हैं जब स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से खुला छोड़ दे किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में। स्थानीय प्रशासन भी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं घुटने पर देखता है इस तरीके की घटनाओं के सामने। देखिए, जहांगीर खान कौन है। जहांगीर खान खुद कहते हैं कि वो पुष्पा है। तो ये जो टर्म उन्होंने यूज किया, उनकी जब अजय पाल शर्मा का जो कंट्रोवर्सी सामने आया, उसी के चलते जनता का कहना है कि जहांगीर खान वो है जो हर वोट में लोगों को यहाँ पर डराते हैं, धमकाते हैं। आज जितनी भी महिला से हमारी बात हुई, वो सारी महिला की यही कहना था कि जहांगीर खान के लोगों के डर से वो कभी कुछ बोल नहीं पाती थी। वो अपना घर पर रहती थी, अपनी जमीन पर काम करती हैं, लेकिन फिर भी उनको जहांगीर खान की उंगली के इशारों में चलना पड़ता है। और वहां पर किसी भी बात को लेकर कोई प्रोटेस्ट करने की, कोई विरोध आभास करने की, यहाँ तक कि विरोध कोई बात करने की भी कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप किसी जहांगीर खान या जहांगीर खान के लोगों के विरोध में आते हो तो उनका कहना है कि इसके लिए उनके लोग आकर मारते हैं, पीटते हैं, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती, एक तरह से धृतराष्ट्र बनकर रहते हैं। तो ये उनका कहना है कि ये स्थिति जो है इस बार की चुनाव में वो स्थिति बदलने के लिए वो वोट देने निकली थी। वो चाहती थी कि जहांगीर खान की राज से, ये जो संतरास की जो राज है, ये जो भय का जो वातावरण है फलता में, उससे वो मुक्त चाहती थी। ये चुनाव उनके लिए भय मुक्त होने का चुनाव था, एकदम निर्भय होकर आगे बढ़ने का चुनाव था। तो इसके लिए भी उनका कहना है कि ये एक उनका पास मौका था, जिस मौके को वो सद्व्यवहार करना चाहती थी, लेकिन वो उनको दिया नहीं गया और उनको रोका गया। उनका कहना ये भी है कि अगर कोई कैंडिडेट 89% पोलिंग से आगे रहता है लोकसभा चुनाव में, तो उनको डरने की जरूरत क्या है। क्यों उनके लोग वहां पर जाके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। एक डेमोक्रेसी में सभी को अपनी मत जलाने की पूरी अधिकार है। तो अगर कुछ लोग उनके जहांगीर खान से सहमत नहीं है, जहांगीर खान के काम से सहमत नहीं है, तो वो अपने मतदान क्यों नहीं दे सकते। और ये सीधा सवाल वो ममता बनर्जी से भी कर रही है, अभिषेक बनर्जी से भी कर रही है कि जो लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं
वो फलता की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे, जहां पर पिछले कई चुनाव में उन्होंने साफ तरीके से कहा कि उन्होंने जी। अपने मतदान की जो अधिकार है वो अधिकार वो प्रयोग नहीं कर पाए। सौरव दत्ता, चलते चलते जो पूरा का पूरा वीडियो वायरल हुआ था जयपाल शर्मा से, जिस तरीके की तीखी नोकझोंक और बहस हुई थी, क्या उस मामले में कोई किसी तरीके की कानूनी कार्रवाई भी हुई है जहांगीर खान के खिलाफ? और क्या उस बारे में क्या कुछ कानूनी कार्रवाई या कोई एफआईआर? क्योंकि आईपीएस अधिकारी को इस तरीके से धमकाना और साथ ही साथ इस तरीके की भाषा का उपयोग करना, वो भी आपत्तिजनक नहीं, आपराधिक कृत्य है। देखिए, जहांगीर खान के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है ऐसा तो जानकारी अब तक नहीं है, लेकिन आज जो पंचायत प्रधान के खिलाफ लोगों को सड़कों पर उतर आए थे और उनके जो सहयोगी थे, इस पंचायत प्रधान के, तृणमूल के पंचायत प्रधान के सहयोगी थे, उन दोनों के खिलाफ चुनाव आयोग ने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए। ये आदेश चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरव दत्ता, हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर बंगाल से है। फलता विधानसभा सीट पर 21 मई को दोबारा पुनर्मतदान कराया जाएगा। सभी सीटों पर, सभी बूथों पर, सभी मतदान केंद्रों पर वहां पर मतदान होगा। ईवीएम से छेड़छाड़, बूथ कैप्चरिंग और साथ ही साथ ईवीएम में प्रत्याशियों के नाम के बटन के आगे काला टेप लगाने जैसे अनेक ऐसी गंभीर घटनाएं हुई थी। और इसी के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है कि इस पूरी विधानसभा सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान कराया जाएगा। 24 तारीख को यहाँ पर मतगणना होगी। पूरे बंगाल में हुए चुनाव पर 4 मई को मतगणना होनी है। और यहाँ की स्थितियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि इस पूरी विधानसभा सीट पर 21 मई को मतदान होगा। और यहाँ पुनर्मतदान, यानी कि इससे पहले का हुआ मतदान यहाँ पर रद्द कर दिया गया है चुनाव के दौरान हुई गड़बड़ियों को देखते हुए। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के मजबूत इंतजाम किए और 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। ये कदम मतगणना केंद्रों की सुरक्षा को बढ़ाने के साथ साथ कार्यवाही को सुरक्षित रखने और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इन नियुक्तियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आयोग की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है। इस दौरान पर्यवेक्षक आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करेंगे और उनका उद्देश्य मतगणना को भयमुक्त और पारदर्शी बनाना है। पुलिस पर्यवेक्षक केवल सुरक्षा की निगरानी करेंगे, लेकिन उन्हें मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा। ईसीआई के निर्देशों के तहत रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ECI-NET के माध्यम से सभी मतगणना कर्मियों, उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। मतगणना कर्मियों और उनके प्रतिनिधियों को QR कोड आधारित पहचान पत्र जारी किया जाएगा और मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं होगी। गणना परिणामों का प्रपत्र गणना एजेंटों की उपस्थिति में तैयार किया जाएगा और उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। प्रत्येक टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर स्वतंत्र रूप से परिणाम नोट करेंगे और क्रॉस सत्यापन के लिए काउंटिंग ऑब्जर्वर को सौंपेंगे। और पश्चिम बंगाल में मतगणना से ठीक पहले टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मतगणना में केंद्रीय और PSU कर्मचारियों की तैनाती को चुनौती देने वाली टीएमसी की याचिका पर कोई अतिरिक्त आदेश देने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल मतगणना को लेकर विवाद अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा मतगणना कर्मियों की नियुक्ति से जुड़े 13 अप्रैल के सर्कुलर को गलत मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इसमें किसी अतिरिक्त आदेश की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग मतगणना के लिए कर्मचारियों का चयन कर सकता है और सिर्फ इस आधार पर कि केंद्रीय कर्मचारियों को लगाया गया है, सर्कुलर को गलत नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि नियमों के तहत केंद्रीय या राज्य सरकार दोनों में से किसी भी समूह से कर्मियों की नियुक्ति संभव है। पीठ ने यह भी कहा कि यदि आयोग एक ही समूह यानी केंद्रीय कर्मचारियों के पूल से चयन करता है, तब भी इसे नियमों के विपरीत नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि मतगणना के समय प्रत्याशियों के एजेंट मौजूद रहेंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहेंगे और पूरी प्रक्रिया निगरानी में होगी। इसलिए सिर्फ आशंका के आधार पर हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीते 10-12 वर्षों में टीएमसी 80 बार से अधिक बार कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी चुनावों में टीएमसी की गुंडागर्दी को आड़े हाथ लिया और कहा कि केंद्रीय बलों की मौजूदगी में इस बार बंगाल के लोग भय मुक्त होकर मतदान कर सके। शांतिपूर्ण मतदान होने पर किसी को समस्या उत्पन्न हो रही है, इससे बहुत साफ है कि हिंसा, दबाव, भय और आतंक के आधार के ऊपर जो
सत्ता बनाने का प्रयास था वह आज पूरी तरीके से भरभराता जा रहा है। और न्यायालय को इतनी बार जाना, मुझे लगता है कि ये न सिर्फ आपकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में आपकी आस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जा सकते, लेकिन बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी जो है टीएमसी, उनकी जुबान से धर्म की कहानी ना सुनाए तो बेहतर होगी। क्योंकि बंगाल में हमारे तजुर्बे यह कहते हैं कि लगातार पंचायत चुनाव से लेकर नगर पालिका से समवाय और यहाँ तक भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के चुनाव में भी नामांकन भरने नहीं दिया जाते। बंगाल में इस बार मैंने ये देखा कि चुनाव के दिन कम से कम केंद्रीय बल की उपस्थिति में तत्परता से आम लोग वोट दान में सक्षम हुई। भयभीत ना होते हुए लोग चुनाव में शिरकत किया। दरअसल निर्वाचन आयोग ने 13 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मतगणना की हर टेबल पर एक केंद्रीय या पीएसयू कर्मचारी का होना अनिवार्य होगा। टीएमसी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय कर्मचारी भाजपा के प्रभाव में काम कर सकते हैं। टीएमसी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी नियुक्ति की मांग की। निर्वाचन आयोग के सर्कुलर के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका को शुक्रवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कानूनी लड़ाई खत्म हो चुकी है और नजरें मतगणना पर टिकी हैं, क्योंकि अब फैसला कोर्ट नहीं, जनता के वोट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ के कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर आईडी विस्फोट में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सुरक्षा बलों की टीम कोरोस्कोडा जंगल में सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी को निष्क्रिय करते हुए जोरदार धमाका हुआ। यह घटना छोटे बेटिया थाना क्षेत्र में हुई। धमाका इतनी तेज था कि जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला। हादसे में घायल जवान को तुरंत रेस्क्यू किया गया और 3 जवानों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घायल जवान परमानंद कोमरा को बेहतर इलाज के लिए कांकेर भेजा गया है। आज पूरा देश उस समय सतर्क हो गया जब एक साथ सभी मोबाइल फोन में चेतावनी संदेश बजने लगे। दरअसल देश भर में मोबाइल अलर्ट का ऐतिहासिक परीक्षण किया गया, जिसके चलते आपदा एवं आपात स्थिति में नागरिकों को तुरंत सतर्क किया जा सके। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की और इसके लिए न किसी डेटा की जरूरत होती है और न ही किसी विशेष एप्लीकेशन की। पूरा देश उस वक्त अलर्ट हो गया जब एक साथ सभी मोबाइल में चेतावनी संदेश बजने लगा। ये अलर्ट केवल आपदा से पहले सुरक्षा की तैयारी ही नहीं था, बल्कि हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे देश की एक और बड़ी उपलब्धि थी। दरअसल केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की, जिसके बाद देश भर में मोबाइल फोन पर चेतावनी संदेश आने लगे। ये अलर्ट हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ भेजा गया, जिसमें लिखा था, भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक परीक्षण संदेश है। दरअसल स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का देशव्यापी परीक्षण चल रहा है, ताकि आपदा चेतावनियों का त्वरित प्रसार सुनिश्चित हो। इसी क्रम में सरकार ने शनिवार को परीक्षण अलर्ट भेजा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री के मार्गदर्शन में ये शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य किसी भी आपदा के समय 140 करोड़ जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दूरसंचार मंत्री ने बताया कि इसके लिए न फोन के डेटा और न सिस्टम की जरूरत है। ये सिस्टम 2G से 5G सभी टावर का इस्तेमाल करेगा। कभी भी देश में जब आपदा आए, हमारे 140 करोड़ जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन और टेक्नोलॉजी दोनों का संगम आज के दिन पर किया गया है। 21 भाषाओं में भारत का ये आत्मनिर्भर सॉल्यूशन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री जी के अध्यक्षता में देश को समर्पित किया गया है।
संचार मंत्रालय के अनुसार ये प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की ओर से अनुशंसित कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित है। ये वर्तमान में भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है व भौगोलिक रूप से लक्षित क्षेत्रों में मोबाइल उपयोगकर्ताओं को एसएमएस के माध्यम से आपदा और आपातकालीन अलर्ट प्रदान करती है। ये प्रणाली आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों को उनके क्षेत्र में तुरंत सतर्क करने के लिए विकसित की गई है। दूरसंचार विभाग ने 29 अप्रैल को इस सेवा के परीक्षण के बारे में नागरिकों को सूचित कर दिया था, ताकि किसी तरह की घबराहट न फैले और लोगों से ऐसे संदेशों को नजरअंदाज करने की अपील की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं। जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड यात्रा का नया अध्याय शुरू हुआ है। जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस अब नियमित रूप से चलने लगी है और जम्मू से श्रीनगर का सफर अब 5 घंटे से भी कम समय में पूरा होगा। 20 कोचों वाली ये ट्रेन उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर चलेगी, जिसमें चिनाब और अंजी जैसे अद्भुत पुल शामिल हैं। इसके शुरू होने से न केवल यात्रा आसान होगी बल्कि पर्यटन और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन शुरू हो गया है। ट्रेन चलने के पहले दिन काफी बड़ी संख्या में यात्री इस सुखद यात्रा का आनंद लेने के लिए पहुंचे। इस ट्रेन को 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाई थी। 20 कोच वाली ये ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी और जम्मू से श्रीनगर का सफर 5 घंटे से भी कम समय में तय करेगी। ट्रेन उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर चलेगी, जिसमें चिनाब रेल ब्रिज भी शामिल है। इससे लोगों को हर मौसम में आसान सफर मिलेगा और पर्यटन व स्थानीय कारोबार को फायदा होगा। इस सेवा के शुरू होने से लोग बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है कि ये किसी सपने के सच होने जैसा है। अब कम समय में अधिक दूरी आसानी से तय हो रही है। कश्मीरियों के लिए और जम्मू के लिए बहुत एक उपलब्धि है ये। इससे दोनों प्रांतों को फ़ायदा होगा, आपस में कनेक्शन बेटर होगा। पहले हमें इसमें कम से कम 12 से 24 घंटे लगते थे और पता नहीं लगता था कि हम पहुंचेंगे भी नहीं। मैं 70s में जब जाता था ये हमें पता नहीं चला, सारे घर वाले आते थे छोड़ने के लिए, पता नहीं फिर वापस आएगा कि नहीं है। लेकिन ये अच्छी पहल है। आज मैं जा रहा हूँ, शाम को वापस आ रहा हूँ। ये इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। दरअसल वंदे भारत रेल सेवा को कटरा से जम्मू तवी तक विस्तारित करना जम्मू कश्मीर क्षेत्र के आम यात्रियों के साथ साथ पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब तक दिल्ली, मुंबई और अन्य स्थानों से आने वाली कनेक्टिंग ट्रेनों से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को कटरा पहुंचने के लिए रेल बदलनी पड़ती थी या अलग से सड़क परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इस विस्तार के साथ वे सीधे जम्मू से वंदे भारत रेल सेवा में सवार हो सकेंगे और कटरा स्थित वैष्णो देवी बेस कैंप तक पहुंच सकेंगे। साथ ही श्रीनगर तक सीधी रेल सेवा के कारण अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों को अब सड़क मार्ग पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा आसान हो गई है। इस विस्तार से पूरे जम्मू कश्मीर कॉरिडोर में पर्यटन को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए ये विस्तार जम्मू कश्मीर के अनुभव करने का एक बिल्कुल नया तरीका है। जम्मू पहुंचने वाला कोई भी पर्यटक अब जम्मू तवी स्टेशन पर वंदे भारत रेल में सवार होकर खूबसूरत इलाकों से होते हुए शिवालिक की तलहटी को पार करते हुए चिनाब और अंजी पुलों के अद्भुत इंजीनियरिंग कृतियों को देखते हुए हिमालय की चट्टानों को काट कर बनाई गई सुरंगों से गुजरते हुए श्रीनगर पहुंच सकता है, जहां वो डल झील, मुगल गार्डन और घाटी के प्रसिद्ध आतिथ्य का अनुभव करने के लिए तैयार होगा। अब न तो राजमार्ग पर देरी होगी, न ही पहाड़ी रास्तों की चिंता और न ही मौसम के कारण सड़कों के बंद होने की समस्या। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्दियों में भी अब लोगों के लिए आवाजाही आसान हो गई है। जब भारी बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कई दिनों तक अवरुद्ध हो जाता है, ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस जीवन रेखा बनने जा रही है। वंदे भारत ट्रेन -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी आसानी से दौड़ सकती है। कुल मिलाकर वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को नया और अद्भुत अनुभव देने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय रेलवे ने कोलकाता मेट्रो के पावर सिस्टम अपग्रेडेशन और आद्रा डिवीजन के पुलों के नवीनीकरण के लिए 895.30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।
कोलकाता मेट्रो के उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए 671.72 करोड़ रुपए की परियोजना में 7 नए ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाए जाएंगे और पावर सिस्टम को 11 केवी से बढ़ाकर 33 केवी किया जाएगा। इस अपग्रेडेशन से मेट्रो का ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी 5 मिनट से घटकर 2.5 मिनट हो जाएगी, जिससे यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा और सेवा में सुधार भी होगा। कोलकाता मेट्रो सिस्टम को 1980 के दशक में स्थापित किया गया था। अब तक केवल 5 मिनट के ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी पर यह काम कर रहा था, लेकिन अब यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मेट्रो को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और अधिक क्षमता के साथ चलाने की आवश्यकता है। इस पावर सिस्टम अपग्रेडेशन से ट्रेनों की संख्या में वृद्धि होगी और यात्रियों को बेहतर और तेज सेवा मिलेगी। वहीं आद्रा डिवीजन में 223.58 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत साउथ ईस्टर्न रेलवे के तहत मधुकुंडा दामोदर सेक्शन के बीच उन पुलों का नवीनीकरण किया जाएगा जिनकी संरचना में कमजोरी देखी जा रही है। इसलिए इन पुलों की नींव और सब स्ट्रक्चर को फिर से निर्माण किया जाएगा। यह सेक्शन आसनसोल टाटानगर के बीच एक अहम रेल लिंक है। ये एक महत्वपूर्ण डीएफसी फीडर मार्ग और सीनी पुरुलिया आसनसोल के बीच कोयला कॉरिडोर का भी हिस्सा है और यहाँ से 67 जीएमटी भारी ट्रैफिक डेंसिटी रहती है। इस रीडेवलपमेंट के दुर्गापुर आसनसोल बेल्ट के प्रमुख उद्योगों को भी रेल कनेक्टिविटी में सुधार के जरिए बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना सुरक्षा, विश्वसनीयता, परिचालन क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाएगी। यह परियोजना माल ढुलाई के लिए महत्वपूर्ण मार्गों को मजबूती प्रदान करेगी, खासकर उन उद्योगों के लिए जो आसनसोल और टाटानगर के बीच स्थित हैं। ये मार्ग एक प्रमुख डीएफसी फीडर और कोयला कॉरिडोर का हिस्सा है जिस पर भारी ट्रैफिक डेंसिटी रहती है। इससे सुरक्षा और परिचालन क्षमता में सुधार होगा और उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लेह में तथागत के पवित्र अवशेषों के पवित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन पर प्रसन्नता जाहिर की। यह प्रदर्शनी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कपिलवस्तु के पिपरावा स्तूप से जुड़े ये पवित्र अवशेष, जिनकी खुदाई 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में की गई थी, भगवान बुद्ध की शाश्वत शिक्षाओं को समाहित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये उल्लेख किया कि प्रदर्शनी 14 मई तक जारी रहेगी और आने वाले दिनों में भी ये जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ये लद्दाख के उन सभी लोगों के लिए समर्पित है और ये लोगों के लिए एक मूल्यवान अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे लद्दाख में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि कल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लेह में तथागत के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ये पवित्र अवशेष कपिलवस्तु के पिपरावा स्तूप से संबंधित हैं और 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उत्खनित किए गए हैं। ये भगवान बुद्ध की चिरस्थायी शिक्षाओं का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में 2 नए पूर्णकालिक सदस्यों डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम मनिया की नियुक्ति को मंजूरी दी है। डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम के पास ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के साथ साथ काम करने का 40 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वही कर्नाटक स्थित स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट के संस्थापक हैं और इससे पहले भारत में क्षमता निर्माण आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। डॉक्टर जोराम मनिया अरुणाचल प्रदेश से आने वाले प्रमुख शिक्षाविद हैं और पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय ज्ञान प्रणाली तथा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जानी जाती हैं। इन नियुक्तियों को नीति आयोग और ज़मीनी अनुभव और क्षेत्रीय विशेषज्ञता से मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम मनिया को नीति आयोग का स्थायी सदस्य नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम जी और डॉक्टर जोराम मनिया जी को हार्दिक बधाई। उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को और सशक्त बनाएगी। मुझे विश्वास है कि उनका योगदान विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और विकास को बढ़ावा देगा। मैं उनके आगामी कार्यकाल के अत्यंत सफल और प्रभावशाली होने की कामना करता हूं। भारत सरकार ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इस संबंध में 2 मई को अधिसूचना जारी की गई। सरकार ने आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत ये नियुक्ति की है। रोहित जैन फिलहाल आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत है।
उनकी नियुक्ति 3 मई से प्रभावी होगी और वे अगले 3 साल तक इस अहम पद पर रहेंगे। रोहित जैन टी रविशंकर की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है। प्रसिद्ध गीतकार और लेखक प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रसून जोशी के नेतृत्व में प्रसार भारती को नई ऊर्जा और रचनात्मक दिशा मिलेगी। प्रसून जोशी साहित्य, विज्ञापन और सिनेमा की दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं और उनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाती हैं। इससे पहले वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रसार भारती, जिसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन शामिल हैं, देश में सूचना, शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रसार में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में प्रसून जोशी की नियुक्ति को सार्वजनिक प्रसारण के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत बीमा कंपनियों और ब्रोकरों सहित बिचौलियों में विदेशी निवेश की सीमा अब 100% होगी, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के लिए यह सीमा 20% तय की गई है। यह कदम दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित किए गए बीमा कानून संशोधन सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 के तहत उठाया गया है। इसमें बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को पहले के 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद यह विधेयक कानून बन गया और इसके बाद फरवरी 2026 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा इसे अधिसूचित किया गया था। इस फैसले से भारत के बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इससे प्रतिस्पर्धा, नवाचार और विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर कर्मयोगी एकल शिक्षा सम्मेलन 2026 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मोहन भागवत की प्रमुख उपस्थिति रही। कार्यक्रम में आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को सम्मानित किया गया और कर्मयोगी पुरस्कार प्रदान किए गए। अपने संबोधन में RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने सेवा को कर्तव्य बताते हुए आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास को जरूरी बताते हुए इस अभियान को पूरे महाराष्ट्र में विस्तार देने की बात कही। यह आयोजन मानकर ट्रस्ट द्वारा किया गया, जो एकल विद्यालयों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और सामाजिक बदलाव का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। नई दिल्ली में 2 मई को आयोजित शौर्य कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और साहस को नमन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान भारत के सैन्य इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। रक्षा मंत्री ने सैनिकों की देशभक्ति, समर्पण और सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि हमारे जवान न केवल युद्ध में बल्कि आपदाओं के समय में भी लोगों की मदद करते हैं। कार्यक्रम में शौर्य के साथ संगीत और कला का भी विशेष संगम देखने को मिला। मैं उन वीर जवानों को सत सत नमन करता हूं, जिनके त्याग और बलिदान से हमारा राष्ट्र आज पूरी तरह से सुरक्षित है। एक तरफ शौर्य है, हमारी पहचान है, हमारा स्वाभिमान है, तो वहीं दूसरी तरफ संगीत हमारी आत्मा का यह दर्पण है। इसलिए मुझे लगता है कि यह शाम कोई साधारण शाम नहीं है, यह उस भावना को समर्पित संध्या है जो भारत मां के सपूतों के हृदय में बसती है। मैं ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना चाहूंगा और मैं इस मंच से ऑपरेशन के हर योद्धा को और उनके परिजनों को नमन करता हूं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकानों की सूची, क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है और जो 30 मई 2026 तक जारी रहेगी। ये कार्य इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। इसमें प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप में 15 मई तक रहेगी और इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। आज से राज्य में घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना
आरंभ हो गई है, जो 31 मई तक चलेगी। कोसी और गंडकी परियोजना की संयुक्त समिति की 11वीं बैठक का शनिवार को समापन हुआ। यह बैठक नेपाल की राजधानी काठमांडू में 30 अप्रैल को शुरू हुई थी। बैठक में दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे कोसी गंडक परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों पर सार्थक चर्चाएं हुई। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बिहार जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ला ने किया और नेपाल का प्रतिनिधित्व जल संसाधन विभाग के महानिदेशक मित्र बराल ने किया। बैठक में नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने कोसी और गंडक परियोजना के प्रमुख क्षेत्रों, जिनमें नहरें, बैराज और तटबंध शामिल हैं, इनसे अतिक्रमण हटाने की सहमति व्यक्त की ताकि परियोजनाओं का संचालन और रखरखाव सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सके। वहीं बीरपुर में कोसी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति से बचाव के लिए दोनों पक्ष कटाव नियंत्रण पर सहमत हुए। साथ ही यह भी सहमति बनी कि कोसी परियोजना के तहत पट्टे पर दी गई भूमि का सीमांकन एक निर्धारित समय सीमा के भीतर GPS तकनीक का उपयोग करके और भौतिक रूप से मौके पर जाकर पूरा किया जाए। नेपाली पक्ष ने आश्वासन दिया कि बाढ़ के मौसम के दौरान जब कोसी नदी में जल प्रवाह अधिक होता है, स्थानीय लोगों द्वारा की जाने वाली कटाई, मछली पकड़ने और अन्य गतिविधियों के कारण कोसी बैराज के सामान्य संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा। भारत ने नेपाल में पश्चिमी कोसी मुख्य नहर और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज में जल निकासी और जल भराव का निरीक्षण करने के लिए और उन्हें हल करने पर सहमति जताई है। नेपाली पक्ष के अनुरोध पर भारत द्वारा ईमेल के माध्यम से नेपाल प्रभाग में किए जा रहे कार्यों की नियमित रूप से सूची और सैटेलाइट तस्वीरें उपलब्ध कराने पर सहमति बनी है। पश्चिम एशिया में बदलते हालात के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों और LPG की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। मंत्रालय के अनुसार LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए देश भर में अभियान चलाए जा रहे हैं। शुक्रवार को 1700 से अधिक छापेमारी की गई, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने 342 वितरकों पर जुर्माना लगाया और 73 को निलंबित कर दिया। ऑनलाइन LPG सिलेंडर बुकिंग में 99% की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड आधारित वितरण 94% तक पहुंच गया है और इससे पारदर्शिता बढ़ी है। अप्रैल 2026 से अब तक 22.78 लाख से अधिक 5 किलोग्राम FTL सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। वाणिज्यिक LPG की बिक्री 2.05 लाख मीट्रिक टन से अधिक रही है, जबकि ऑटो LPG की बिक्री 10,698 मीट्रिक टन दर्ज की गई है। उर्वरक संयंत्रों के लिए गैस आपूर्ति को बढ़ाकर उनके औसत उपभोग के 98% तक कर दिया गया है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 2,922 से अधिक भारतीय नाविकों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया है और सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावासों द्वारा 24 घंटे हेल्पलाइन सेवाएं संचालित की जा रही हैं। खाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान के नए प्रस्ताव को अमेरिका ने फिलहाल स्वीकार नहीं किया है। प्रस्ताव में होर्मुज स्ट्रेट खोलने और प्रतिबंध हटाने की बात कही गई थी, लेकिन अमेरिका के इनकार के बाद हालात बिगड़ सकते हैं। खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बीच सुलह की कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है। ईरान ने ऐसा प्रस्ताव रखा जिसमें पहले जंग को विराम देने, हमले रोकने और होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात कही गई ताकि भरोसे की जमीन तैयार हो सके और फिर उसी भरोसे के आधार पर परमाणु कार्यक्रम जैसे जटिल मसलों पर बातचीत आगे बढ़े। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस पहल को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि यह प्रस्ताव उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। उनका कहना है कि कोई भी समझौता तब तक मुमकिन नहीं जब तक ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से पूरी तरह रोका न जाए। I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran. They are very brutal, and I will tell you, we're doing very well. You cannot give Iran a nuclear weapon. It's all I think so. You can. Because they would use it on a place called Israel very quickly, and they would use it in the Middle East, and they'd use it in Europe, and I guess we'd be next, and it's not going to happen. Don't worry about it. दूसरी ओर ईरान ने भी अपने तेवर सख्त कर लिए हैं और इजरायल के साथ संभावित हमलों की आशंका जताते हुए अपनी सैन्य तैयारी का संकेत दिया है। ईरानी सैन्य अधिकारी मोहम्मद जाफर असादी ने अमेरिका के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के कार्य और बयान मुख्य रूप से मीडिया प्रेरित हैं।
जिनका पहला उद्देश्य तेल की कीमतों में गिरावट को रोकना और दूसरा उस गड़बड़ी से खुद को बाहर निकालना है जो उन्होंने खुद पैदा की है। हमारी सशस्त्र बल अमेरिकियों की किसी भी नई हिमाकत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक तरफ बातचीत का दरवाजा खुला रखने की कोशिश है तो दूसरी तरफ टकराव की आहट भी साफ सुनाई दे रही है। ये खींचतान अब खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, सुरक्षा और तेल की कीमतों को प्रभावित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महिला टी20 विश्व कप के लिए शनिवार को 15 सदस्यीय भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई। मुंबई स्थित बीसीसीआई के मुख्यालय में चयन समिति की बैठक के बाद टीम का ऐलान किया गया। महिला टी20 विश्व कप की शुरुआत 12 जून से होगी और भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। वनडे विश्व कप का ताज उठाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम अब तैयार है टी20 वर्ल्ड कप में अपना धमाल मचाने के लिए। जिन कंधों पर इसकी जिम्मेदारी होगी, उस दल की घोषणा शनिवार को मुंबई स्थित बीसीसीआई के कार्यालय में हुई। महिला टी20 विश्व कप 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है: हरमनप्रीत कौर कप्तान, स्मृति मंधाना उप कप्तान, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिगेज, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरनी, यास्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्रियंका पाटिल और राधा यादव। विश्व कप में शामिल 12 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप में 6 टीमें शामिल हैं। भारत को ग्रुप 1 में रखा गया है। ग्रुप 2 में इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज शामिल है। भारतीय महिला टीम ने अब तक टी20 विश्व कप का खिताब नहीं जीता है और आगामी संस्करण में टीम पहली बार विजेता बनने का प्रयास करेगी। इससे पहले 2020 में भारतीय टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारकर उप विजेता रही थी। साल 2024 में भारतीय टीम ग्रुप चरण में ही बाहर हो गई थी। इस तरह टीम ने अब तक खेले गए विश्व कप के कुल 9 संस्करणों में 2009, 2010, 2018 और 2023 में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो हिंदी समाचारों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।